फैराडे और हेनरी ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। क्यों किए? उनके मन में ये सवाल आया कि जिस प्रकार से मूविंग चार्जेस आजू बाजू में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, जो हमें ध्यान में आई बिकॉज मैग्नेट वहां पर डिफ्लेक्शन एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, तो वैसे ही मैग्नेटिज्म के साथ कुछ ऐसा एसोसिएटेड हो सकता है क्या, जो चार्जेस की मोशन प्रोड्यूस करेगा। चार्जेस की मोशन ने मैग्नेटिज्म दिया, तो क्या वाइस वर्सा मैग्नेटिज्म के साथ एसोसिएटेड समथिंग चार्जेस की मोशन देगा क्या? ठीक है, इसलिए हेनरी एंड फैराडे इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। देखो क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए। थोड़े आसान आसान सिंपल एक्सपेरिमेंट है। पहला एक्सपेरिमेंट क्या था? तो एक कॉइल लिया गया। ठीक है, शायद से ऐसे दिखाना ज्यादा सही रहेगा। और इस कॉइल को गैल्वानोमीटर के साथ कनेक्ट कर दिया। अब हमें पता है गैल्वानोमीटर क्या करता है। गैल्वानोमीटर करंट को डिटेक्ट करता है। और डिपेंडिंग ऑन डिफ्लेक्शन डायरेक्शन भी बताएगा। तो इसने पहले एक्सपेरिमेंट में क्या किया, यहाँ पर एक मैग्नेट लाया, बार मैग्नेट। ठीक है, सिर्फ बार मैग्नेट लाया, कुछ भी नहीं हुआ। फिर क्या किया, बार मैग्नेट की मोशन की। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन से जानबूझकर दिखाई हमने। ठीक है, इसी मोशन की ध्यान में आया जब ये मैग्नेट कॉइल के तरफ गया। बेसिकली जब मैग्नेट की मोशन हो रही थी, तब गैल्वानोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिया। ठीक है, कंडीशन वन, इसने डिफ्लेक्शन दिया। कब? जब मैग्नेट दैट इज नॉर्थ पोल कॉइल के तरफ लेकर गया। डिफ्लेक्शन दूसरे केस में भी मिला। दूसरी केस कौन सी है? जब आप मैग्नेट को दूर लेकर जा रहे हो, बट सिर्फ अपोजिट डायरेक्शन में मिला। व्हेन
मैग्नेट इज मूव्ड अवे। ठीक है, फिर उसने और एक चीज की, उसने क्या किया, पोलैरिटी चेंज कर दी, नॉर्थ के जगह साउथ किया। ठीक है, तो नॉर्थ के जगह साउथ किया, तो डिफ्लेक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन कंपेयर टू वन व्हेन पोलैरिटी चेंज। ठीक है, पोलैरिटी चेंज कर दी, नॉर्थ के जगह साउथ कर दिया। तो ये कंडीशन 1 और 2 है। और पोलैरिटी चेंज कर दी, मतलब ये साउथ एंड नॉर्थ हुआ, तो डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में मिला। डिफ्लेक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन कंपेयर टू 2 when magnet is moved away. And फिफ्थ फिफ्थ ऑब्जर्वेशन क्या था उसका? कोई गेस कर सकता है क्या ऑब्जर्वेशन होगा? सर कॉइल को मूव किया। नहीं, कॉइल को उसने अभी तक कुछ नहीं किया। उसको ध्यान में आया डिफ्लेक्शन इज लार्जर when motion of magnet is faster. ठीक है, सेम चीज जैसे कहा कि मैग्नेट को जगह पर रख के कॉइल को मूव करके भी कर सकते हैं, उसने वो भी किया होगा। पर अभी उसके ये 5 ऑब्जर्वेशन हुए। ऑब्जर्वेशन 1, मैग्नेट को बेसिकली नॉर्थ पोल को मैग्नेट की तरफ लेकर गया, उसे डिफ्लेक्शन मिला। नॉर्थ पोल को मैग्नेट से दूर लेकर गया, उसे डिफ्लेक्शन मिला, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, फिर उसने साउथ पोल को मैग्नेट की तरफ लेकर गया, तो साउथ पोल को जब मैग्नेट की तरफ लेकर जा रहा था तब डिफ्लेक्शन मिला, बट नॉर्थ पोल को जब मैग्नेट की तरफ लेकर जा रहा था उसके कंपेरेटिवली अब की डायरेक्शन अपोजिट है। तो नॉर्थ पोल को मैग्नेट की तरफ, सॉरी, नॉर्थ पोल को कॉइल की तरफ लेकर जाते वक्त जो डिफ्लेक्शन था उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन जब साउथ पोल को कॉइल की तरफ लेकर गया तब हुआ। ठीक है, और जब साउथ पोल पोल को दूर लेकर गया, साउथ पोल को कॉइल से दूर लेकर गया, तो डिफ्लेक्शन मिला, बट ये डायरेक्शन भी नॉर्थ पोल को जब मैग्नेट से दूर लेकर जा रहे थे उस वक्त जो डायरेक्शन थी उसके अपोजिट थी। सो बेसिकली पोलैरिटी चेंज होने से डायरेक्शन चेंज हुई। ठीक है, और पांचवा ऑब्जर्वेशन था कि अगर ये मैग्नेट को मूव करने की स्पीड बढ़ा देते हैं, मैग्नेट, ठीक है, मैग्नेट के मोशन की स्पीड बढ़ा देते हैं तो डिफ्लेक्शन ये ज्यादा मिला। शायद से कोई एक आधा जीरोथ ऑब्जर्वेशन भी लिख सकता है। क्या होगा जीरोथ ऑब्जर्वेशन? नो डिफ्लेक्शन फॉर स्टेशनरी मैग्नेट। जब मैग्नेट स्टेशनरी था तब कुछ भी डिफ्लेक्शन नहीं मिला। ठीक है, देखो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देता है, इसका मतलब क्या है? गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देता है, इसका मतलब क्या है? ये करंट को डिटेक्ट कर रहा है।
और आपको पता है करंट कब फ्लो होता है? तो करंट तभी फ्लो होगा जब पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। इसका मतलब गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिया, यही इसका मतलब है कि वहां पर करंट प्रेजेंट है। इसका मतलब करंट के लिए, करंट फ्लो होने के लिए जो नेसेसरी चीज है वो इस कॉइल में थी, विच इज पोटेंशियल डिफरेंस। बट इंटरेस्टिंग चीज है, ये पोटेंशियल डिफरेंस विदाउट एनी सोर्स ऑफ एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस के नहीं रहते हुए भी है। एनी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, एसी सप्लाई, डीसी सप्लाई, बैटरी, सेल, ये नहीं रहते हुए भी यहाँ पर आपको पोटेंशियल डिफरेंस जैसा कुछ तो मिल रहा है, जिसके कारण करंट फ्लो हो रहा है, जिसके कारण गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट हो रहा है। दिस वाज सरप्राइजिंग। ठीक है, मैग्नेट की मोशन हुई और गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिया। ठीक है, ये उसका पहला एक्सपेरिमेंट है। फिर उसने और एक एक्सपेरिमेंट किया। दूसरे एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया? बिल्कुल सेम अरेंजमेंट। कॉइल, गैल्वेनोमीटर और बाजू में और एक कॉइल रखा। अब ये कॉइल अलग है, देखना, हाँ, इसे ऑब्जर्व करो और मुझे बताना इसके बीच में क्या डिफरेंस है दो कॉइल के बीच। क्या डिफरेंस है? दो कॉइल में क्या डिफरेंस है? सर, दो कॉइल में डिफरेंस ऐसा है कि एक कॉइल में गैल्वेनोमीटर है, दूसरे दूसरे कॉइल में बैटरी है। बैटरी है। ठीक है, इसके कारण क्या होगा? तो जहां पर बैटरी है वहां पर करंट रहेगा। करंट रहेगा तो डेफिनेटली यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रहेगी। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल देगा, इसकी डायरेक्शन ऐसी रहेगी। अब ये दूर भी जा सकती है, ऐसा नहीं है कि इनको पास रहना कंपलसरी है। बट जानबूझकर दूर जाने वाली निकालेंगे। अब इसने मैग्नेट के जगह एक कॉइल लाया। अभी तक जो पार्ट हमने पढ़ा है उसके थ्रू हमें पता है एक करंट कैरिंग कॉइल अपने आजू बाजू में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा मतलब क्या होगा? उस वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रहेगी। तो यहाँ पर भी galvanometer shows diffraction when there is relative movement of relative motion of coil, current carrying coil
विथ रिस्पेक्ट टू प्राइमरी या फर्स्ट कॉइल। ठीक है, जब कभी भी कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन थी तब आपको गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन मिला। डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन रिवर्सेस कब? पहला, when direction of motion changes, with same direction of current। दूसरा, direction of deflection reverses when direction of current reverses keeping direction of motion same। ठीक है, जब कभी भी करंट की डायरेक्शन रिवर्स हुई मोशन की डायरेक्शन सेम रहते हुए तो आपके डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन रिवर्स हुई, या जब कभी भी मोशन की डायरेक्शन रिवर्स हुई करंट वैसे ही रहते हुए तो भी डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन रिवर्स हुई। ठीक है, और क्या ऑब्जर्वेशन यहाँ पर है? नो डिफ्लेक्शन व्हेन कॉइल इज स्टेशनरी विथ करंट फ्लोइंग थ्रू इट। और एक क्या था? मोर डिफ्लेक्शन फॉर फास्टर मोशन। ठीक है, ठीक है, ये उसका दूसरा एक्सपेरिमेंट था, हेनरी और फैराडे का। पहला एक्सपेरिमेंट, गैल्वेनोमीटर वाला कॉइल, मैग्नेट की मोशन। गैल्वेनोमीटर वाला कॉइल, कॉइल की मोशन। दूसरा एक्सपेरिमेंट। तीसरा एक्सपेरिमेंट उसने और सिंपल किया। तीसरे एक्सपेरिमेंट में क्या किया? वही अपना कॉइल रखा, और अब दूसरा कॉइल लेकर उसको सप्लाई तो दिया, साथ ही साथ एक स्विच रख दिया। अब क्या ऑब्जर्वेशन हुए? सो नो डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन नहीं मिला कुछ भी। कौन से केस में? व्हेन की इज ओपन फॉर सम टाइम, या व्हेन की इज क्लोज्ड फॉर सम टाइम। की ओपन रहे कंटिन्यूअसली या की क्लोज रहे, आपको डिफ्लेक्शन नहीं मिला है। ठीक है, फिर डिफ्लेक्शन मिला,
कब डिफ्लेक्शन मिला? इमीडिएटली आफ्टर स्विचिंग ऑन कॉइल, और immediately after switching of coil। ठीक है, सो इमीडिएटली की ऑन करो डिफ्लेक्शन मिला, कंटिन्यूअसली चालू है डिफ्लेक्शन नहीं है, की ऑफ करो इमीडिएटली डिफ्लेक्शन मिला, कंटिन्यूअसली ऑफ है डिफ्लेक्शन नहीं है। सो ये पहला दूसरा तीसरा एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये ध्यान में आया कि करंट के साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है, कॉमन क्या है तीनों एक्सपेरिमेंट में? स्विच ऑन करते हो, ठीक है, स्विच ऑन करते हैं तो यहाँ पर करंट फ्लो होगा, स्विच ऑन करने से करंट फ्लो होगा, बिल्कुल सही है। यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है, स्विच ऑन है तो, ठीक है। और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, पर सिर्फ स्टेशनरी मैग्नेट के केस में डिफ्लेक्शन नहीं मिला, सिर्फ स्टेशनरी कॉइल के केस में डिफ्लेक्शन नहीं मिला, सिर्फ करंट कंटिन्यूअसली फ्लो हो रहा है या करंट कंटिन्यूअसली नहीं है ऐसे केस में भी डिफ्लेक्शन नहीं मिला। तो फिर डिफ्लेक्शन कब कब मिला है? जब मैग्नेट की मोशन हुई, जब कॉइल की मोशन हुई, या जब कॉइल के थ्रू का करंट चेंज हुआ, जीरो से आई, आई से जीरो। स्विच ऑन करो, जीरो से आई तक करंट गया, स्विच ऑफ करो, आई से जीरो तक करंट जाएगा। ठीक है, अब पहले दूसरे और तीसरे केस में, मतलब करंट कैरिंग कॉइल के केस में करंट का प्रेजेंस है, बट पहले केस में तो करंट का प्रेजेंस नहीं है। सो करंट की वो प्रॉपर्टी नहीं हो सकती है जिसके कारण डिफ्लेक्शन मिला। फिर कौन सी प्रॉपर्टी हो सकती है? तो थोड़ा सोचने के बाद ध्यान में आया कि देखो करंट कैरिंग कॉइल के साथ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड होती है, बिल्कुल, और मैग्नेट के साथ भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एसोसिएटेड होती है, और मैग्नेट की मोशन होगी, हमारे कॉइल के साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, कॉइल की मोशन होगी, हमारे कॉइल के साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, करंट की वैल्यू चेंज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। V इक्वल टू म्यू नॉट इन आई, हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, B इक्वल टू म्यू नॉट इन आई। करंट की वैल्यू चेंज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। तो इट्स नॉट मैग्नेट, it's not current carrying coil, but it's actually change in magnetic field। क्या रीजन ध्यान में आया? चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड associated with coil कौन सा कॉइल? कॉइल गैल्वेनोमीटर वाला। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड associated with coil is responsible for deflection in galvanometer। That is current and hence induced EMF। ठीक है, अब इतना सब करने के बाद उस वक्त के लोगों ने कि फैराडे और हेनरी को क्या पूछा पता है क्या? इसका क्या उपयोग है, क्या फायदा है इसका? ठीक है, आपके गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिया तो डिफ्लेक्शन दिया, क्या फायदा है उसका, क्या करेंगे उसके साथ? आपको क्या लगता है उसके साथ क्या करना चाहिए, क्या होगा उसके उसके कारण?
फैराडे ने दिया हुआ जवाब बहुत बढ़िया है। उसने कहा दिस इज सिमिलर टू न्यू बॉर्न बेबी। व्हाट इज द यूज ऑफ न्यू बॉर्न बेबी? आपको नया ह्यूमन बींग मिल जाएगा, एक डिफरेंट ह्यूमन बींग मिल जाएगा। वो वही सब चीजें कर सकता है वो आप करते हो। तो बिल्कुल, अगर आपको इस प्रकार से ईएमएफ मिल गया तो आपको ईएमएफ के कारण चार्ज की मोशन मतलब इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी। एंड एक्चुअली इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की सिस्टम डेवलप हुई कि इलेक्ट्रिसिटी कैन बी जनरेटेड। इलेक्ट्रिसिटी, कोई सी एनर्जी को आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। और एक बार इलेक्ट्रिसिटी आ गई तो आज देखो, इलेक्ट्रिसिटी के सिवा हमारे लाइफ में मेजोरिटी ऑफ द चीजें नहीं होगी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगी। तो दिस इज एक्चुअली वर्क ऑफ हेनरी एंड फैराडे, जिसके कारण आज हमारी लाइफ इतनी कंफर्टेबल है। अब उसने क्या एकदम बहुत कुछ तो नए नई चीजें लाकर एक्सपेरिमेंट किए क्या? बिल्कुल नहीं, दीज आर सिंपल बेसिक ऑब्जर्वेशन। बट हाँ, दे वेर वेरी वेरी क्रिटिकल। एंड उन्होंने, अगर ऐसा है तो और क्या हो सकता है, ऐसे सभी ऑब्जर्वेशन सभी एक्सपेरिमेंट बड़े सिस्टमेटिकली किए। ठीक है। और फिर उन्होंने कहा कि देखो, इस प्रकार से कॉइल के साथ कॉइल के साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज होती है, ठीक है, तो ईएमएफ इंड्यूस होता है, ये उन्होंने बताया। एंड दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मैथमेटिकली समझने से पहले हमें एक चीज समझनी पड़ेगी, व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स समझने के लिए हमें दो तीन चीजें याद करनी पड़ेगी। एक, हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स याद है। क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू गिवन एरिया। याद है? इसे भी हमने पाई से दिया है। ठीक है। इसको हमने डिफाइन किया था फ्लक्स इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डीएस। और ये डिस्कस करते वक्त हमने ये अच्छे से कहा था, ये डीएस इज एरिया। ठीक है। और एरिया ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। ओके। दूसरी एक और चीज हमें याद करनी पड़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, उनकी प्रॉपर्टीज। डिग्री ऑफ क्लोजनेस, स्ट्रेंथ देने वाली है। दूसरा, नेवर इंटरसेक्ट। तीसरा, क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस। फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड मैग्नेट। और चौथी प्रॉपर्टी क्या है? टेंजेंट वाली। टेंजेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एट दैट पॉइंट। ठीक है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स देखते हैं, व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को हम डिफाइन करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स phi b is number of field lines passing normally through
गिवन एरिया, इसे डिफाइन करते हैं हम फॉर्मूला के फॉर्म में, मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टू बी डॉट ए, दैट इज बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा। मतलब अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन से इस प्रकार से, ठीक है, और ये मेरा अगर एरिया है ऐसा कुछ, ठीक है, और इस एरिया की डायरेक्शन शायद से ऐसी रहेगी, तो ये इनके बीच का एंगल रहेगा थीटा। ठीक है, एरिया वेक्टर एंड हमारी फील्ड लाइंस। ठीक है, तो हमारा फ्लक्स मतलब, देखो ये बी की डायरेक्शन है, कॉस थीटा मतलब बी का कंपोनेंट अलोंग ए। ठीक है, ये बी है, बी का कंपोनेंट अलोंग ए, सो मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू गिवन एरिया। अब आपको ध्यान में आएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, और अगर एक एरिया के जगह कोई कर्व सरफेस है तो अपन उसके छोटे छोटे एलिमेंट कंसीडर कर सकते हैं। तो टोटल फ्लक्स इस वक्त हम देंगे, B1 है डेल्टा A1 के थ्रू, B2 है एक्सक्यूज मी डेल्टा A2 के थ्रू, B3 है डेल्टा A3 के थ्रू, एंड सो ऑन। ऐसे अगर मल्टीपल रहे तो आपको पता है हम इसका समेशन करते हैं, BI इंटू DAI। तो ऐसे सभी एरिया एलिमेंट के थ्रू जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, दैट विल बी समेशन ऑफ BI इंटू डॉट DAI। ये डॉट प्रोडक्ट रहेगा, दीज आर ऑल वेक्टर्स। ठीक है, तो जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू क्रॉस इंटू परपेंडिकुलर एरिया, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डॉट एरिया, वैसे मैग्नेटिक फ्लक्स रहेगा मैग्नेटिक फील्ड डॉट एरिया, बी डॉट डी ए। अब इसका यूनिट है वेबर, या बी टेस्ला में मेजर की जाएगी, एरिया रहेगा मीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो आइदर आप इसे वेबर कह सकते हो यूनिट को, या टेस्ला मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो मैग्नेटिक फ्लक्स इज बेसिकली गिवन एरिया से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली पास हो रही है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, पहली जो प्रॉपर्टी हमने देखी, डिग्री ऑफ क्लोजनेस इंडिकेट स्ट्रेंथ। ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस मतलब वहां पर स्ट्रेंथ ज्यादा है, कम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस थ्रू गिवन एरिया मतलब वहां पर स्ट्रेंथ कम है। ठीक है, तो हमारा फ्लक्स रहेगा फाई बी इक्वल टू बी डॉट ए। और इसके बाद फैराडे ने हमारा लॉ दिया। क्या लॉ दिया फैराडे ने? तो फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन कहता है, पहले स्टेटमेंट लिख लेंगे फिर आगे जाएंगे। क्या कहता है फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन?
The magnitude of induced EMF in a circuit is equal to time rate of change of magnetic flux through the circuit. ठीक है, हमारे सर्किट के थ्रू कितना मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है पर यूनिट टाइम। ठीक है, हमारे सर्किट के थ्रू पर यूनिट टाइम कितना मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, ये आपको ये आपको मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ देगा। मैथमेटिकली इंड्यूस ईएमएफ इज गिवन बाय इप्सिलॉन इज इक्वल टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। सिर्फ मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं चाहिए, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट टाइम। सिर्फ यहाँ पर माइनस साइन आता है। निगेटिव साइन क्या कहता है? डायरेक्शन ऑफ इप्सिलॉन एंड हेंस डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। इप्सिलॉन के कारण ही तो करंट रहेगा। इन अ क्लोज लूप। ठीक है, और अगर चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सर्किट, अगर मल्टीपल लूप है तो क्या होगा? अगर मल्टीपल लूप है तो एक लूप से डी फाई अगर चेंज होता है तो टोटल फ्लक्स का चेंज एन इंटू डी फाई हो जाएगा। तो अगर मल्टीपल लूप है तो आपका इंड्यूस ईएमएफ रहेगा माइनस ऑफ एन डी फाई बाई डी टी। जितने लूप ज्यादा उतना इंड्यूस ईएमएफ ज्यादा। एक बार देखो क्या कहता है फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स in a circuit is equal to the time rate of change of magnetic flux through the circuit। सर्किट से जितना मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट टाइम में चेंज हो रहा है उतना ईएमएफ इंड्यूस होगा। सिर्फ फ्लक्स होने से काम होना होगा क्या? नहीं, फ्लक्स चेंज होना चाहिए। सो अब देखो क्या हम ये पहले के 3 एक्सपेरिमेंट को समझ पाते हैं क्या? पहला एक्सपेरिमेंट, नो डिफ्लेक्शन फॉर स्टेशनरी मैग्नेट। ठीक है, क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रहेगी। ठीक है, बट अगर मोशन नहीं है तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा, फ्लक्स जीरो रहेगा। अगर फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है तो आपको डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा क्योंकि ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस होने के लिए फ्लक्स का चेंज जरूरी है। ठीक है, ईएमएफ इंड्यूस होने के लिए फ्लक्स का चेंज जरूरी है। इसलिए जब मैग्नेट की मोशन हुई, फ्लक्स चेंज हुआ, ईएमएफ इंड्यूस हुआ। तो स्टेशनरी मैग्नेट, नो फ्लक्स चेंज, नो डिफ्लेक्शन। मैग्नेट की मोशन, फ्लक्स चेंज, डिफ्लेक्शन हुआ। ठीक है, डिफ्रेक्शन इज लार्जर व्हेन द मोशन इज फास्टर। अगर ये फास्ट मोशन होगी तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ये ज्यादा रहेगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ज्यादा तो ईएमएफ ज्यादा, ईएमएफ ज्यादा तो करंट ज्यादा।
सो बिल्कुल इसके जो तीनों चारों पांचों ऑब्जर्वेशन है वो यहाँ से एक्सप्लेन हम कर सकते हैं। यहाँ पे भी देखो, सिर्फ करंट कैरिंग कॉइल से अपना काम नहीं होगा, करंट कैरिंग कॉइल से सिर्फ फ्लक्स मिलेगा। अपने अपने को तो फ्लक्स का चेंज करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, तो फिर इस कॉइल की मोशन करनी होगी। जब कॉइल की मोशन होगी तब हमारे प्राइमरी कॉइल के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है। तीसरे में सर्किट ऑन है या ऑफ है, कंटिन्यूअसली, मतलब करंट नहीं चेंज हो रहा है। करंट नहीं चेंज हो रहा है तो फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है, फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। हमने स्विच ऑफ से ऑन किया, करंट जीरो था, करंट आई हुआ, जैसे ही करंट चेंज होगा उसके साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड जो तैयार होने वाली है वो चेंज होगी। मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गई मतलब फ्लक्स चेंज हो गया। हमारे थर्ड कॉइल, हमारे प्राइमरी कॉइल में डिफ्लेक्शन। जैसे ही हमने ऑन से ऑफ किया, करंट आई से जीरो हुआ, करंट चेंज हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तो डिफ्लेक्शन मिली। सो हेनरी एंड फैराडे के तीनों एक्सपेरिमेंट आपको इस प्रकार से फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन तक लेकर जाते हैं। ये कहता है इंड्यूस ईएमएफ इप्सिलॉन इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। ठीक है, जो इंड्यूस ईएमएफ रहेगा ये माइनस डी फाई बाई डी टी इतना रहेगा। अगर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है तो ये n टाइम्स माइनस डी फाई बाई डी टी रहेगा। ठीक है।